वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो मार्केट वाला जो चैप्टर आपका है, बाजार की जो अवधारणा है उसके साथ में संबंधित हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न उसको देखिए। चेम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का मूलाधार है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो चेम्बरलिन के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया था, उदाहरण दी गई थी, उसका मुख्य आधार क्या है, इस बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है, वस्तु विभेद का पाया जाना, उत्पाद विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र होता है। देखिए ये हमारा सीमांत आगम वक्र होता है मार, और ये हमारा होता है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। इसको हम कह सकते हैं इकाई से अधिक या ये अधिक लोचदार होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एकाधिकृत प्रतियोगिता को अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उसे अपूर्ण स्थानापन्न का नाम दिया है। ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इसको क्या कहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडवर्ड और चेम्बरलिन ने इसको क्या कहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या एकाधिकृत प्रतियोगिता, ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के संदर्भ में सही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार में क्या होता है, फर्मों की संख्या अधिक होती है लेकिन उनके द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे कि एक लक्स साबुन हो गई, दूसरी आपकी हो गई है लाइफबॉय साबुन। तो ये एक तरह से किसके उदाहरण है, वस्तु विभेद के। तो विभेदकारी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अगला है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। बाजार में अनेक फर्में हो सकती हैं जो विभेदकारी वस्तु उत्पन्न करती हैं। वस्तु विभेद पाया जाता है, उत्पाद विभेद इसको हम कह सकते हैं। अगला देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन की व्याख्या का आधार है। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन की जो व्याख्या की जाती है वो फर्मों के आधार पर की जाती है, ऑप्शन ए। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के संदर्भ में क्या सही है। तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो इसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होगा, कीमत थोड़ी सी ज्यादा होगी पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में, और उत्पादन जो किया जाएगा वो थोड़ा कम होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो सकता है। अगला है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो वस्तु विभेद पाया जाता है, सही है, विशेषता पाई जाती है। प्रत्येक उत्पादक का अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार होता है, ये भी विशेषता है। अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा होती है, ये भी पाया जाता है। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों अगर हम यहाँ पे उदाहरण पढ़ रहे हैं तो इनमें से हमारा जो सही है वो होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता है उसमें सीमांत आगम जो होता है वो औसत आगम से कम होता है। आपको डायग्राम ध्यान रखना है। देखिए ये सीमांत आगम वक्र है एमआर, और ये हमारा है औसत आगम वक्र। तो देखिए एआर वक्र ऊपर की तरफ है और एमआर वक्र नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, सीमांत आगम जो है वो कम होता है औसत आगम से। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी। अगला देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता का क्या कारण है। एक्सेस कैपेसिटी की जो अवधारणा पाई जाती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, तो उसका क्या कारण है। तो देखिए कोई भी फर्म अगर बाजार में प्रवेश करने का, नई फर्म बाजार में अगर प्रवेश करने का विचार रखती हैं तो इस स्थिति में वो क्या करती हैं, कम लागत पर उत्पादन करने की योग्यता रखती हैं।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। इसमें प्रत्येक फर्म द्वारा न्यूनतम औसत लागत से नीचे के स्तर पर उत्पादन करना, और इस वजह से क्या होता है, अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। अगला देखिए, व्यावहारिक जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और न ही एकाधिकार की, बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह सकते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जहां बाजार में बहुत फर्मों के उत्पादन में विभेदीकरण हो, फर्मों की संख्या अधिक है और उनका उत्पाद क्या है, अलग अलग है, विभेदीकरण पाया जाता है। तो ये कौन सा बाजार हो जाएगा आपका, एकाधिकृत प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगला देखिए, यदि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तु एक रूप नहीं है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अनंत नहीं कह सकते, लेकिन क्रेता विक्रेता क्या होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, तो ऑप्शन आपका होना चाहिए इसमें सी। अगला है, एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए अपनी वस्तु की मांग अर्थात औसत आगम रेखा नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ठीक है, एआर वक्र जो होता है वो ऐसे नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। अतः प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेता के लिए, ठीक है, अगर इस तरीके का मांग वक्र अगर होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, इकाई से अधिक होती है। वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आगम रेखा औसत आगम रेखा के नीचे रहती हैं, अर्थात सीमांत आगम औसत आगम से कम रहता है। इसका कारण यह है कि अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, ये वक्र हमारा एमआर वक्र है और ये एआर वक्र नीचे की ओर गिरता है। इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत में कमी करनी पड़ती है। तो ऑप्शन आपका ए। अगला देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। तो देखिए, संतुलन के लिए क्या जरूरी है, जो एमआर वक्र है, ठीक है, एमआर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एमसी के बराबर होना चाहिए, संतुलन की शर्त है। और सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है, ए आर बराबर एसी होता है। तो यहाँ पे ए आर किसको दर्शाता है, एक तरह से वस्तु की कीमत को। तो हम कह सकते हैं प्राइस और औसत लागत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्राइस और एटीसी, एटीसी किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, औसत लागत को। तो कीमत वस्तु की और औसत लागत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकाधिकृत प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। ठीक है, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसी का एक प्रकार होता है एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अंग है, ये नहीं, मतलब पहला कथन जो है सही है, ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकाधिकृत प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का विपरीत रूप है, नहीं। ठीक है, इसी का एक भाग हम कह सकते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है, चेम्बरलिन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता में वस्तु की एक रूपता पाई जाती नहीं, वस्तु विभेद पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन आपका डी। अगला है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत
जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें अगर हम मांग वक्र की बात करें तो वो एक तरह से क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन हम विंकुचित मांग वक्र कह सकते हैं इस तरीके का, जहां पे ये जो कीमत है वो क्या होती है, स्थिर। तो यहाँ पे कीमत के स्थिर रहने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है कहाँ पे, अल्पाधिकार बाजार में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होना चाहिए। अगला है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है, फर्मों के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष समझौता नहीं होता है, पहले से कोई लिखित समझौते नहीं होते हैं, अनकहे समझौते किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो सकता है। अगला है, अल्पाधिकार में बाजार नेतृत्व, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, जो सबल फर्म होती हैं, जो डोमिनेंट फर्म होती हैं, वो जो कीमत सेट करेगी वो एक तरह से कीमत रहेगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अल्पाधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, प्राय विज्ञापन का सहारा नहीं लिया जाता, यह कथन गलत है, क्योंकि अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता भी पाई जाती है, कीमत स्थिर होती है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला, अल्पाधिकार में उत्पादकों या विक्रेताओं की संख्या, ठीक है, 2 से लेकर 10 तक हम कह सकते हैं, ऑप्शन आपका बी। अगला है, अति अल्पकाल में पूर्ति रेखा, अति अल्पकालीन समय में क्या होता है, वस्तु की अगर मांग बढ़ भी जाए तो पूर्ति को बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जो पूर्ति रेखा है, सप्लाई कर्व हमारा है, वो कैसा होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोजदार हम कह सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक होता है। तो देखिए, जो मोनोपोली मार्केट होता है एकाधिकार, उसमें फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं, इसलिए उनका औसत आय वक्र भी क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व एक ही होगा, ऑप्शन आपका बी। अगला है, फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहां पे, ठीक है, फर्म के संतुलन के लिए क्या शर्त है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने चाहिए, सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होने चाहिए, बराबर, ऑप्शन आपका सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार कीमत किसी भी समय पर बाजार में पाई जाने वाली वास्तविक कीमत होती है, बिल्कुल सही है। बाजार कीमत पर अस्थायी घटनाओं द्वारा प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उससे वस्तु की कीमत क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए पहला, और दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य कीमत के निर्धारण में मांग सक्रिय होती है, पूर्ति निष्क्रिय। तो देखिए, कीमत का जो निर्धारण होता है उसमें मांग और पूर्ति दोनों की बराबर भूमिका होती है। बाजार कीमत के निर्धारण में पूर्ति सक्रिय होती है जबकि मांग निष्क्रिय। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की इकाइयों के मध्य प्रतिस्थापन लोच अनंत होती हैं क्योंकि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं और वस्तु को किसी भी विक्रेता से एक समान कीमत पर खरीदा जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो बाजार में कहीं से भी खरीदो, कीमत क्या होगी, एक समान होगी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन है कि जो एकाधिकार है उसमें निश्चित पूर्ति वक्र अनुपस्थित होता है, एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, सामान्य मूल्य पर वस्तु की सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दीर्घकाल में मूल्य की प्रवृत्ति प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होती है यदि,
ठीक है, औसत लागत के बराबर कब होगी? जब प्रतिनिधि जो फर्म है उसकी औसत लागत से अधिक है, तो उससे क्या होगा? एक तरह से लाभ होगा, तो उसको लाभ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी। फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगला है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्टिमम फर्म, जो अनुकूलतम फर्म है उसकी लागत एक तरह से क्या होती है? न्यूनतम। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को हम क्या कहते हैं? अनुकूलतम फर्म कहेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में साम्य फर्म, इक्विलिब्रियम फर्म का जो कंसेप्ट है वो पीगू ने दिया था, बिल्कुल सही है। वह फर्म जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार के विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती हैं, अनुकूलतम फर्म कहलाती हैं। नहीं, ठीक है, अनुकूलतम फर्म कौन सी होती है? न्यूनतम लागत संयोग वाली। तो यहाँ पे केवल पहला कथन हमारा सही है, ऑप्शन आपका ए। अगला है, विंकुचन मांग वक्र किंग्ड डिमांड कर्व का प्रयोग निम्न का विश्लेषण करता है। किंग्ड डिमांड कर्व जो है वो एक तरह से क्या दर्शाता है? देखिए इस तरीके से, यह आपका अत्यधिक लोचदार भाग है, ये बेलोचदार वाला भाग है, और ये वस्तु की कीमत है। तो प्राइस रिजिडिटी, कीमत दृढ़ता को दर्शाता है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। फिर अगला है, किंग्ड मांग मॉडल बताता है, जो किंग्ड डिमांड कर्व होता है वो ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार के साथ में संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलतम फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संतुलन के लिए क्या जरूरी है? एमआर और एमसी, सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होने चाहिए। अनुकूलतम फर्म का लाभ न्यूनतम तब होता है जब सीमांत आय और सीमांत लागत से कम होती है। नहीं, ठीक है, पहला कथन हमारा सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए। फिर देखिए, विक्रय लागत सेलिंग कॉस्ट जो है वो किसके लिए जरूरी है? अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें अपने उत्पाद को ज्यादा बेचने के लिए फर्म एक तरह से क्या करती हैं? एडवर्टाइज करती है, जैसे उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय लागत कहते हैं। अगला देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का जो विचार है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का, वो किसके साथ में संबंधित है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शब्द जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? चेम्बरलिन के द्वारा। अगला देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत तथा कीमत में कम अंतर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मांग वक्र जो है वो कैसा होगा? कम लोचदार होगा या अत्यधिक लोचदार होगा? तो अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होगा? अत्यधिक लोचदार होगा, एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है, बी और डी दोनों ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? ग्रेटर देन 1। समूह के विचार को प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री। देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में एक तरह से अलग अलग फर्में क्या करती हैं? अलग अलग वस्तु बनाती हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जिसको हम वस्तु भेद कहते हैं। तो इसके लिए चेम्बरलिन ने क्या किया था? उद्योग की जगह उन्होंने समूह शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का एआर तथा एमआर वक्र समान होता है। नहीं, एआर और एमआर बराबर कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। दूसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को न लाभ न हानि होगी। बिल्कुल सही है, न लाभ न हानि को हम क्या कहते हैं? सामान्य लाभ कहते हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है आपका, ऑप्शन बी। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से अधिक रहता है। ये सही नहीं लग रहा है। अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से कम रहता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है।
शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है, प्योर मोनोपोली। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म, ऑप्टिमम फर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।